और भली बात ही पूरा हरियाणा प्रदेश, हरियाणा के बाहर के लोग एडवोकेट साहब को जानते हैं। अधिवक्ता को सुखविंदर सिंह हैं ये, और सोमेश जो सरपंच था उनकी इन्होंने जमानत करवाई थी। सोनाली फोगाट का भी केस ये हैंडल कर रहे थे। किस तरीके से देखते हो इस पूरे 61 दिन का बड़ा आंदोलन? बीजेपी के इस 12 साल की रिजीम के दौरान, मतलब शासनकाल के दौरान, पहली मर्तबा सरकार और ये खट्टर साहब घुटनों पर आए कि खट्टर साहब और उसकी लॉबी ने, विनोद भ्याणा, रणवीर गंगवा एटसेट्रा, सब ने हर मुमकिन कोशिश की कि हम इस धरने को डिरेल करें, इसको फेल करें, या ये जो लॉबी खट्टर साहब की है, ये लोग पारंगत हैं लोगों को ख़रीदने में। लोगों से इनको जब गद्दारियाँ नहीं मिलती ना तो ये हार जाते हैं। तो जब इनको किसी भी तरीके से निकलने का रास्ता नहीं मिला तो कल खट्टर साहब ने जनरल नियाजी की तरह सरेंडर कर दिया। खट्टर साहब ने जिस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म किया, टी दी है, इसका मतलब टी नहीं देना भी उनके अधिकार में था, उनके अख्तियार में था और उनकी नीयत में था। और विनोद भ्याणा, रणवीर गंगवा और इवन मैं तो कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर नायब सैनी ने भी जो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट किया कि भाई अमृत 2 है, वो कहाँ गई अमृत 2? भाग गई। विनोद भ्याणा ने और रणवीर गंगवा ने तो बाकायदा हाँसी शहर में प्रदर्शन शुरू करवा दिए थे, प्रदर्शन हो चुके थे, गांव शहर के लोगों का टकराव उन्होंने करवा दिया था। अब तो क्लियर है कि विनोद भ्याणा और रणवीर गंगवा जिस व्यक्ति के बेसिस पे ये सब कुछ अपराध कर रहे थे वो व्यक्ति माननीय मनोहर लाल खट्टर जी थे। और विनोद भ्याणा और रणवीर गंगवा पर अगर केस दर्ज होंगे तो मनोहर लाल खट्टर पर भी होंगे। और मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी शपथ का 2-3 तरीके से उसने वायलेट किया है। खट्टर साहब ने स्टेट के सब्जेक्ट में दखलंदाजी की है, और अगर मैं उर्दू में कहूँ तो बेजा दखलंदाजी की है, बेवजह दखलंदाजी की है। विनोद भ्याणा को और आपके रणवीर गंगवा को, खट्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को हम नोटिस देंगे कि आप विद इंस्टेंट इफेक्ट आपके द्वारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट है उसको विड्रॉ करो और माफ़ी मांगो लोगों से। जो आदमी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? गंगवा साहब जिम्मेदार हैं, भ्याणा साहब जिम्मेदार हैं, खट्टर साहब जिम्मेदार हैं, और इनडायरेक्ट रूप से चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। हालांकि वो भले आदमी हैं पर वो कमज़ोर आदमी हैं। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से चरखी दादरी से अधिवक्ता सुखविंदर सिंह हमारे साथ खास बात में मौजूद हैं। और वरिष्ठ अधिवक्ता की बातचीत आती है, वो कहते हैं कि वरिष्ठ नहीं हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, इसमें वरिष्ठ आप हमें ना लगाइए। और हमारे साथ खास बातचीत में फिर दोबारा से, और भली बात ही पूरा हरियाणा प्रदेश, हरियाणा के बाहर के लोग एडवोकेट साहब को जानते हैं। अधिवक्ता को सुखविंदर सिंह हैं ये, और सोमेश जो सरपंच था उनकी इन्होंने जमानत करवाई थी। सोनाली फोगाट का भी केस ये हैंडल कर रहे थे। हमारे साथ कई विषयों पे आज बातचीत करेंगे, और बातचीत भी चयनोत धरने को लेके भी है, और जो केसेस लगे थे उनके बारे में बातचीत होंगी, और इसके साथ साथ खट्टर साहब को लेके भी कई बातचीत करेंगे, और कई बड़े रोचक बातें आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी एडवोकेट साहब से। आगे ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं और क्या क्या बातें रहेंगी, हमारे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत है, एडवोकेट सुखविंदर सिंह, खास शो हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार लामा साहब, नमस्कार। किस तरीके से देखते हो इस पूरे 61 दिन का बड़ा आंदोलन? धूप, गर्मी, सर्दी सब सहा, लोगों ने वहाँ बैठे रहे और लगातार वो कहते रहे कि हम सही हैं, हम सही हैं, शासन प्रशासन गलत है, हम सही हैं, शासन प्रशासन गलत है। केस लगे, कई जगह भागा दौड़ी रही, लेकिन बैठे रहे लगातार वो। अब खट्टर साहब आते हैं एकदम अचानक, और आते ही सारा मामला एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। सारे केसेस की कह के गए केस बहुत जल्दी फारिग कर देंगे, वो तो आने वाले समय बताएगा कितनी जल्दी फारिग हो पाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने, आपने देखा होगा, पूरा खट्टर सामने आए, टी भी दे दिया, और उसी दिन टी का शुरू भी करवा दी, उसी समय आ भी गई। जो ही बाहर निकलते हैं 1 घंटे बाद टी आ जाती है, वहाँ पे काम शुरू हो जाता है, लोग लड्डू बांटना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरे मसले को किस तरीके से देखो लामा साहब, बेहद सफल आंदोलन, और बीजेपी के इस 12 साल की रिजीम के दौरान, मतलब शासनकाल के दौरान, पहली मर्तबा सरकार और ये खट्टर साहब घुटनों पर आए। मैं कल एक और बात थी, आपको ध्यान होगा 1971 के वार में
पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर थे वो थे जनरल A.K. नियाजी। और जब लड़ाई चल रही थी तो A.K. नियाजी ने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इस वार से निकल जाऊं और विक्टोरियस होकर निकल जाऊं, जीत से निकल जाऊं। जब उन्होंने देखा कि जीत नहीं मिलेगी तो दूसरे और तरीके अपनाए, लेकिन हालात ऐसे हुए कि जनरल नियाजी जो है उनको अंत में सरेंडर करना पड़ा। जनरल नियाजी, मैं खट्टर साहब की कल की घटना को, जनरल नियाजी की वो जो घटना थी वो मेरे को मेमोराइज हुई, मेरे को याद हुई कि खट्टर साहब और उसकी लॉबी ने, विनोद भ्याणा, रणवीर गंगवा एटसेट्रा, सब ने हर मुमकिन कोशिश की कि हम इस धरने को डिरेल करें, इसको फेल करें, और हर मुमकिन प्रयास। लेकिन धरना पे जो लोग थे इतना अच्छा, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया। और मैं एक बात और कहता चलूँ, ये ईरानी मॉडल जो उन्होंने अपनाया ना, ईरानी मॉडल क्या है कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना, नेताओं को डिसेंट्रलाइज कर देना। जीत कहाँ हुई? जीत इस बात पे हुई कि लोगों ने, जैसे खाप ने ये कर दिया कि भाई एक दिन ये गांव धरना देगा, इसकी कमेटी होगी, दूसरे दिन ये देगा। मतलब ये जो लोग और जो बीजेपी संघ या ये जो लॉबी खट्टर साहब की है, ये लोग पारंगत हैं लोगों को खरीदने में। लोगों से इनको जब गद्दारियाँ नहीं मिलती ना तो ये हार जाते हैं। तो ये ईरानी मॉडल है। तो जब इनको किसी भी तरीके से निकलने का रास्ता नहीं मिला तो कल खट्टर साहब ने जनरल नियाजी की तरह सरेंडर कर दिया। जब जनरल A.K. नियाजी ने सरेंडर किया तो उस वक्त का एक बड़ा प्रसिद्ध है जो जिनके सामने वो इंडिया के जिस फौजी अफसर के सामने किया ना, तो उसने कहा कि जी थोड़ा सा अच्छा खैर मकदम करो, जनरल नियाजी आए हैं सरेंडर करने के लिए। तो कल हाँसी में सरेंडर, जो हाँसी के रेस्ट हाउस में खट्टर साहब ने जो सरेंडर किया ना, वो जनरल नियाजी का था और इनको कोई रास्ता नहीं मिला। तो मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में इतना सफल आंदोलन, बेहद कंसंट्रेटेड आंदोलन, एकाग्र होकर किया गया आंदोलन, और ये लोगों की सामूहिक शक्ति की जीत है। तो हमारे साथ एडवोकेट सुखवंत सिंह जी हैं खास बातचीत में। तो वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है और बाबू जी से जाने के वरिष्ठ अधिवक्ता क्यों नहीं कहने देते, ये कहते हैं नहीं वरिष्ठ कुछ नहीं है, लामा साहब जो भी है सही हैं। तो आप क्या मानते हो? आपने कहा खट्टर साहब आते ही आंदोलन खत्म हो गया, तो पहले टी लगाई, तो सारा प्रकरण ये खट्टर साहब के हैंड ओवर चल रहा है। देखो, पहले तो आपकी उस बात का जवाब कि लामा साहब वरिष्ठ कुछ नहीं होता। इस संसार में कोई भी वरिष्ठ नहीं है, कुदरत वरिष्ठ है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, बस सिर्फ इतनी बात है। दूसरी बात आपने खट्टर साहब के बारे में पूछी। देखो, अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि खट्टर साहब ने जिस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म किया, टी दी है, इसका मतलब टी नहीं देना भी उनके अधिकार में था, उनके अख्तियार में था और उनकी नीयत में था। मतलब टी नहीं दे रहे थे तो वो खट्टर साहब ही नहीं दे रहे थे। और विनोद भ्याणा, रणवीर गंगवा और इवन मैं तो कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर नायब सैनी ने भी जो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट किया कि भाई अमृत 2 है, वो कहाँ गई अमृत 2? भाग गई, गांव को नहीं दे सकते वो। तो जो विनोद भ्याणा, रणवीर गंगवा ने जो अपराध किया इस देश के संविधान को तोड़ने का, फंडामेंटल राइट का, और जो उनके ऊपर उपद्रव फैलाने के, क्योंकि आपने देखा होगा विनोद भ्याणा ने और रणवीर गंगवा ने तो बाकायदा हाँसी शहर में प्रदर्शन शुरू करवा दिए थे, प्रदर्शन हो चुके थे, गांव शहर के लोगों का टकराव उन्होंने करवा दिया था। तो इस उपद्रव को फैलाना एक अपराध है, ये सेडिशन है। तो इस सेडिशन को कर रहे थे कौन? विनोद भ्याणा और रणवीर गंगवा। इसकी कॉन्स्पिरेसी कौन रच रहे थे? वो खट्टर साहब रच रहे थे। कल तो ये बिल्कुल क्लियर हो ही गया कि वो जैसे जो रास्ता नहीं मिला था आगे, अब तो क्लियर है कि विनोद भ्याणा और रणवीर गंगवा जिस व्यक्ति के बेसिस पे ये सब कुछ अपराध कर रहे थे वो व्यक्ति माननीय मनोहर लाल खट्टर जी थे। और लॉ की नज़र में लामा साहब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्ले करना है। और विनोद भ्याणा और रणवीर गंगवा पर अगर केस दर्ज होंगे और होंगे तो मनोहर लाल खट्टर पर भी होंगे। और मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी शपथ का 2-3 तरीके से उसने वायलेट किया है। एक तो मैंने ये बताया कि विनोद भ्याणा और रणवीर गंगवा ने जब अपनी शपथ का वायलेशन किया है तो उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची खट्टर साहब ने। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्या होता है लॉ में
कि अपराध करता कोई और है और कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ उनको उकसाता है या उनके लिए प्लानिंग करता है, उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यानी कि एक वो व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं होता लेकिन वो उसकी इंटेंशन एक होती है। खट्टर साहब इसमें हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी एक और बात हुई है विशेष रूप से, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट है, गैर संवैधानिक है और खट्टर साहब ने अपने द्वारा जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया। कैसे? लामा साहब, देश के संविधान में है ना, स्टेट और यूनियन सेंटर दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं हैं, वो बराबर हैं। सब्जेक्ट बटे हुए हैं, सब्जेक्ट बटे हुए हैं। खट्टर साहब ने स्टेट के सब्जेक्ट में दखलंदाजी की है, और अगर मैं उर्दू में कहूँ तो बेजा दखलंदाजी की है, बेवजह दखलंदाजी की है। और ये एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसको डिसरप्ट और डिस्टर्ब, मतलब उसको हिला दिया। अब आपने, हम सब ने देखा, ये आई कि खट्टर साहब हाँसी में मीटिंग लेंगे और उन्होंने टी दे दी। मतलब सेंटर का एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो यूनियन कैबिनेट का सदस्य है, वो हरियाणा की सरकार को जो कुछ करना चाहिए था, स्टेट को जो कुछ करना चाहिए था, उसका आके उसने फैसला कर दिया। मतलब जो लिस्टें बनी हुई है ना, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संविधान का उल्लंघन हुआ। और खट्टर साहब ने शपथ क्या ली थी? शपथ यही ली थी ना कि मैं इस देश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और उन्होंने दो बार, एक बार तो विनोद भैणा और उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच के, और दूसरी बार कल खुद। ये तो मुख्यमंत्री जो है वो इतना कमज़ोर है नहीं तो, और ये सीधा सीधा ऐसे उसको, क्योंकि अब ये कहना कि मोदी जी और दूसरी जो बीजेपी संघ तो चाहते हैं कि इस देश का संविधान डिस्टर्ब हो, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत है। ये लोग उस संविधान को साइड में करके और अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। नहीं तो अगर देश में हालात ठीक हों तो खट्टर साहब को भी विद इंस्टेंट इफेक्ट यूनियन कैबिनेट से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं जो इस देश के संविधान और संवैधानिक सिस्टम दोनों के विरुद्ध व्यवहार करता है। लेकिन एडवोकेट साहब, सुखविंदर जी हमारे साथ एक खास बातचीत में मौजूद हैं, और आप भली भांति जानते हैं हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा के बाहर के लोग चर्चित चेहरा हैं और बड़े बड़े केस हैंडल करते हैं। ये आज विशेष बातचीत है कि धरना समाप्त हो चुका है, लेकिन एडवोकेट साहब साफ शब्दों पे कह रहे हैं कि ये सरासर मतलब नाइंसाफ़ी है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो करना चाहिए था हरियाणा प्रदेश के, वो कैबिनेट के मंत्री आके इस तरीके का यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। संविधान के प्रति कितनी निष्ठा, कितनी लगन है। बाबू जी कहती है तो सब देख ही रहे हैं, जब संविधान की शपथ लेते हैं बाबू जी ने कहा है कि निष्ठा और ईमानदारी के साथ सबको सामान रख के मैं विकास कार्य या कोई भी वो काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उल्टा हो रहा है बाबू जी कह रहे हैं। तो अब जैसे टी जो पढ़वाई गई उसमें भी फिर कहीं ना कहीं खट्टर साहब का अब तो क्लियर है लामा साहब, वो सारी जो है ना, वो जो टी जो लगी थी अब वो लीगलाइज लगी थी, अब तो कोई संदेह नहीं है ना, सोमेश का कोई फॉल्ट नहीं था, अब तो क्लियर है ना। हरासमेंट और वो क्या नाम थे, कितनी उसका रेपो डाउन, तो उसके लिए क्या आगे? चलो वो 24 घंटे जो है ना वो पुलिस कस्टडी में रहा, उसने पुलिस की ज़्यादतियाँ भी सहन की, तो अब उसके साथ तो अन्याय हुआ ना। आज की हालात में अब मान लो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, तो अब ये जो टी कल लगवाई है, तो अगर वो मुकदमे दर्ज होते थे ये भी मुकदमे दर्ज होते हैं, और अगर ये सही है तो वो भी सही थी, उसने तो बेवजह सा ना। लेकिन चलो, क्योंकि इस सेटअप में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, वो तो सब अब हरियाणा की जनता के सामने है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं पहली बात को कंटिन्यू करते हुए, लामा साहब, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की तो सजाएं हमने देखी है ना, तो संविधान भी एक ग्रंथ ही है देश का, नेशनल का ग्रंथ है, उसकी बेअदबी कर रहे हैं खट्टर साहब। ये तो संविधान की बेअदबी का ही नहीं, देखो बेअदबी क्या होती है कि किसी भी चीज़ के प्रति बेअदब होना, मतलब उसका सम्मान नहीं करना, लेकिन ये तो बेअदब से भी आगे चले गए। तो पावर ना चलाए तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं। अब पावर कुर्सी इतनी ताकत मिली हुई है उसको
यूज तो ये तो लांबा साहब संविधान का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। देखो, कुर्सी इनको लठ से तो मिली नहीं है, तलवार से तो मिली नहीं है, संविधान से ही तो कुर्सी पर आए है ना। और फिर जिस चीज़ से कुर्सी पर आए हैं, जिस संविधान की उसी का अपमान करने लग रहे हैं। और ये लॉ में ये भी है, और संविधान जो कोई भी देखो, सरकारों का विरोध करना देशद्रोह नहीं है, देशद्रोह है संविधान का विरोध करना और संवैधानिक सिस्टम को डिस्टर्ब करना। ये देशद्रोह है और ये इनके ऊपर बनता है। और हम इसको विनोद भ्याणा को और आपके रणबीर गंगवा को, खट्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को हम नोटिस देंगे कि आप विद इंस्टेंट इफेक्ट आपके द्वारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट है उसको विड्रॉ करो और माफ़ी मांगो लोगों से। अदरवाइज जो दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे जो लॉ के फॉर्म हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, स्पीकर साहब हैं, उन सब को हम अपना केस ही प्रेजेंट करेंगे। अब होगा क्या लांबा साहब, देश के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि ये इनके ऊपर बनते हैं और हम इसको करेंगे। वो थोड़ी सी डिले इसलिए है कि वो सोमेश कहीं किसी काम में 2-3 दिन से नहीं है, उसके बाद हम इनिशिएट करेंगे और हम देखेंगे कि इस देश में जो संविधान की जो बात की जाती है वो संविधान अगर होगा तो इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज होंगे, और अगर इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज नहीं हुए और इनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बनाया हुआ संविधान था वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है, ऑनरेरी है और एक किताब है जो आपको सिर्फ अलमारी में रखी है, वो लागू नहीं है। तो सर चलो सारी बातें सही है, अब जो केस वगैरह था वो तो बनते ही नहीं है। अगर टी लग गई, सारा सरकार ने माना ये सही बैठे हैं, हम 4 इंच इनको पाइप दे देते हैं, पहले वाला पानी भी छोड़ दिया गया, वो भी उद्योगतु रहेगा इनका। अब ये तो केस तो बनते ही नहीं है अगर सरकार ने माना ये लोग सही बैठे। नहीं, कोई केस नहीं बनता है, कोई भी केस नहीं बनता है। बल्कि इसके ऊपर तो जो आदमी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? गंगवा साहब जिम्मेदार हैं, भ्याणा साहब जिम्मेदार हैं, खट्टर साहब जिम्मेदार हैं और इनडायरेक्ट रूप से चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। हालांकि वो भले आदमी हैं पर वो कमज़ोर आदमी हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। और इन लोगों की 61 दिन तक लांबा साहब एनर्जी गई, पैसा भी लगा है, टाइम भी गया है। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय। आप संसार की सारी संपदा दे करके भी 1 मिनट वापस नहीं ला सकते। 61 दिन इन लोगों के चले गए जिंदगी के, और वो सिर्फ इसलिए चले, और वो चीज़ लास्ट में होगी तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये लोग जिम्मेदार हैं। केस तो बनते नहीं हैं। लेकिन वो करोड़ों रुपए शासन प्रशासन वहाँ लगातार मशीनरी, शासन प्रशासन की सिक्योरिटी, गुप्त विभाग, सिक्योरिटी, CID, ID सब वहाँ तंत्र, तो वो भी तो पैसा पानी की तरफ आया होगा। हाँ, आपका सवाल बहुत रिलेवेंट सवाल है लांबा साहब, कि जो पैसा टी को उखाड़ने में लगा, जो प्रशासन को वहाँ इस सारी चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगा, वो बेजा इस्तेमाल है। हरियाणा स्टेट के लोगों का पैसा है वो चीफ मिनिस्टर का या स्टेट गवर्नमेंट का या खट्टर साहब की अपनी दुकान और जेब का पैसा नहीं है। और इस बात के लिए जो है ना, कोई भी ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आपका पैसा मेरे पास रखा है, उसका अगर मैं बेजा इस्तेमाल करूंगा तो आप मेरे को प्रोसिक्यूट कर सकते हो, वो मुकदमा बनता है। और इतने पैसे में तो 10 हाँ, बिल्कुल लग सकती थी, मतलब मौकरी बना दी इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट की का मजाक बना दिया इन्होंने, लोगों का मजाक बना दिया। मतलब आप देखो कितनी वो है। और अब आके सिंपल ये कह दिया कि जी हम टी दे देंगे। मतलब आप समझो कितना बड़ा मजाक इस पूरे व्यवस्था के साथ इन लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं आपका रुख सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिप्टी स्पीकर सबके पास आप जो वकील, जो अधिवक्ता लोबी है सब। देखो, आपके पहले उसमें इंटरव्यू में मैंने भ्याणा साहब और गंगवा साहब की तो बात क्लियर कर दी थी, अब खट्टर साहब की भी क्लियर है। खट्टर साहब को जो लोग ये कहते हैं ना कि उन्होंने बगैर खर्ची पर्ची की सरकार चलाई है, अब वो विनोद भ्याणा और रणबीर गंगवा जैसे लोगों को पाले रखते हैं, जो लोगों की को कॉलोनियाँ काटते हैं, जो पैसा कमाते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं ईमानदार हूँ? और जिसने इतना बड़ा सेटअप जो इनके पीछे खड़ा रहा, अब तो क्लियर है ना, ये टी लगने के बाद तो क्लियर है कि वो पीछे थे। तो जो व्यक्ति इतना पैसा जिसने खराब करवा दिया स्टेट गवर्नमेंट का,
और सिंपल क्या ढोल पीटा जाता है, पर्ची खर्ची। मतलब वो तो ईमानदार आदमी है। ईमानदारी इसी को कहते हैं क्या? ईमानदारी सब चीज़ों की होती है। और मैं आपके इस इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि खट्टर साहब का ये आचरण बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, और उनको कोई हक नहीं है, उनको या उनके जो ढोलची हैं, जो गुलाम लोग हैं, जो ढोल पीटते हैं, उनको कोई हक नहीं है उनको ईमानदार कहने का। मुझे एक प्रश्न और रहेगा, इसका तो हम बातचीत हो चुकी है। अब जींद में भारत के मुख्यमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ पे सड़कों पे गड्ढे पड़े थे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन की इतनी कोई खास व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे मतलब कोई ऐसा था नहीं जींद का। लेकिन अब 10 दिन में ही जींद को पेरिस की तरह बना दिया गया। रात और दिन सड़कें बन रही हैं, रात और दिन रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तार, लाइट, पानी की व्यवस्था, गाँवों की सारी मांगें पूरी, जहाँ पानी खेतों में नहीं आ रहा था वो भी डिमांड पूरी। तो क्या मोदी जी नहीं आते तो जनता जनार्दन कुछ नहीं है शासन प्रशासन के सामने? मोदी जी आ रहे हैं तो ही ये काम हो रहा है। क्या मोदी जी आने से पहले ये काम वो नहीं कर सकते थे जो अब हो रहा है? रात और दिन सभी की मांगें पूरी हो रही हैं, और वो कहते हैं ना अलादीन का चिराग, हाँ हुजूर हाजिर है, बताइए क्या करना है, इस तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे इसको? लांबा साहब, ये चीज़ पहली बार तो हो नहीं रही है। जब भी इस प्रकार से कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई आला आदमी आता है तो चीज़ों को पॉलिश किया जाता है। सर, शासन प्रशासन को पहले दिखाई नहीं देती कि वो समस्याएं, इन 10 दिन में सारी समस्याएं उनको दिखाई दी। देखो, बदकिस्मती ये है कि शासन प्रशासन जो है ना, वो शासन के गुलाम की तरह व्यवहार करता है। जनता से उसका कोई लेना देना है नहीं। जनता आज मरती, कल मरती, आज मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाढ़ में जाए जनता। और उनको सिर्फ अपने जो ऊपर के है ना, इस पूरे सिस्टम में जो अब ये सिस्टम बना है, जिसको ये हमारे इस देश में है, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले को, बड़े वाले की चमचागिरी करनी होती है। उसको ये दिखाना होता है कि सब कुछ ठीक है, इसीलिए ये पॉलिश कर रहे हैं। और ये ढिंडोरा पीटा जाता है मीडिया के माध्यम से लोगों को। और लोगों को तो पता ही है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ये जो DCSP हैं, ये हैं तो पब्लिक सर्वेंट, लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये अपने राजनीतिक आकाओं के लिए काम करते हैं। और इसीलिए जो है ना, ये चीज़ों को, भाई मोदी जी नाराज़ ना हो जाएं तो हर चीज़ उनको दिखाई जा रही है। पेड़ लगाए नहीं जा रहे, पेड़ उखाड़े भी जा रहे हैं। तो चीज़ें, ये सब ये दिखाया जाएगा कि जींद जो है वो पेरिस बना हुआ है, और उसको मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया। अब आप देखना मीडिया के ऊपर किस तरह से ढोल पिटे जाएंगे। और ये बदकिस्मती है जनता की, क्योंकि जनता भी इन चीज़ों को, अगर कल कोई आदमी वहाँ मोदी जी को ये बताए कि जी मोदी जी ये सब चीज़ तो आपके आने से पॉलिश की है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 10 दिन से काम चल रहा है, 10 दिन से काम चल रहा है। लिफ्ट भी लगा दी गई। हाँ, लिफ्ट भी लगा दी गई। और ये जो एक तरह से, मतलब मैंने जो शब्द प्रयोग किया ना, हो सकता है वो कुछ लोगों को बुरा लगे, जो ढोलची और गुलाम शब्द मैंने प्रयोग किया। तो ये जो ढोलची और जो गुलाम लोग हैं ना, वो ये दिखाएंगे कि जी सब कुछ बढ़िया है क्योंकि मोदी जी आए हैं। मोदी जी एक बात और कहना चाहेंगे, चरौद के जो 20-50 गाँव के लोग वहाँ बैठे थे, फिर भी कोई आपने कहा था भाई किसी को समस्या हम तैयार खड़े हैं, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई 19-20 कहीं किसी के साथ कोई अगर उसी मसले को लेकर कुछ हो रहा है या कोई दबाव प्रेशर? देखो लांबा साहब, इस मसले को लेकर भी है और वैसे भी है। अगर किसी को कहीं पर भी कोई अन्याय है, होता हो किसी के साथ भी, इस मसले का तो मैं बोल ही चुका। इस मसले से बाहर जाके मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भाई को लगे कि मेरे साथ किसी शासन ने, प्रशासन ने, किसी व्यवस्था ने, किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने मेरे साथ अन्याय किया है, तो वो, मैं ये नहीं कहता कि मैं धरती को पलट दूँगा, लेकिन मैं उस भाई के साथ मॉरली, लीगली, सोशली मैं खड़ा होने की कोशिश करूँगा। और वो ये भी नहीं है कि मैं इसको बता करके कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी अंदर की अपनी जो चीज़ है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। क्योंकि लांबा साहब, मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ, मेरी जो एजुकेशन है वो किसान के उससे आई है, उस मिट्टी से आई है। तो मैं उससे अपना उस कर्ज को उतारने की कोशिश करता हूँ। और किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा, अगर वो मेरे को मौका देगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय लिया, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए अपनी बात। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद लांबा साहब, आपने यहाँ आकर के और मुझे मौका दिया कि आपके इस बहुत ही पॉपुलर मंच के ऊपर मैं अपनी आवाज़ रख पाऊँ। आप सफ़र करके आए,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अधिवक्ता एडवोकेट साहब सुखवंत जी बने होते खास बातचीत में, और इन्होंने साफ कर दिया है अगर टील लगा ली थी तो सब पहले दिन ही लगा दी जाती। करोड़ों रुपए शासन प्रशासन के जनता के खर्च हुए, और शहर और गांव के अंदर इतनी गहरी खाई खोदने की ज़रूरत क्या थी। अगर कुछ बड़ा हो जाता तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता। तो कई बातें निकल के आई हैं, और एडवोकेट साहब सुखवंत जी कहीं ना कहीं अब कहते हैं कि हमारी लंबी चौड़ी टीम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरी लॉबी स्पीकर साहब ऊपर तक कोर्ट में इस मसले को लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं विनोद भैणा और साथ साथ रणवीर गंगवार खट्टर साहब का भी कहीं ना कहीं इस मसले को लेके उनको कहीं ना कहीं धाराओं के तहत जो भी बनता फंडामेंटल राइट जो संविधान में है उसके तहत हम लीगल कार्रवाई करने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।